से, जहां एक युवक टीन शेड के साथ हवा में उड़ गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। इस तस्वीर को देखने के बाद लोग हैरान और परेशान हो गए। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल बताया गया है। इसके हाथ और पैर टूट गए हैं। बमियाना गांव का यह वीडियो जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भमोरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में यह जगह पड़ता है और कहा जा रहा है कि नन्हे मियां नाम का युवक एक बारात घर के पास मौजूद था। तेज हवा की वजह से बारात घर का यह टीन शेड पकड़कर तूफान से बचने की कोशिश करता है और इतने में तेज हवा की वजह से टीन शेड जोर जोर से हिलने लगा और कुछ ही सेकंड में देखिए आंधी इतनी तेज हुई कि पूरा का पूरा टीन शेड जमीन से उखड़ जाता है और टीन शेड के साथ ये नन्हे मियां भी हवा में कई फीट ऊपर उड़ गए। न्यूज 18 को हवा में उड़ने वाले नन्हे मियां ने बताया कि हवा इतनी तेज थी कि उन्हें पता ही नहीं चला और उन्हें काफी दूर तक हवा में उछालते हुए ये नीचे गिरते हुए नजर आए और कई गंभीर चोट हाथ और पैर टूटने के साथ इन्हें आई है। मामला ये है कि मतलब हवाएं आई, हमें नहीं पता था कितनी तेज आई रस्सी पकड़े थे तो बाइक के साथ चले गए ऊपर करीब 50 फीट ऊंचाई से जी। हाँ, कहाँ चोटें आई हैं आपको? क्या अब मतलब जिस तरह से मतलब इधर घर में है इसी गाड़ी में धीरे हाथ में जी, मतलब ज्यादा है घर में, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मिठनपुरा थाना क्षेत्र के बागेश्वरी मुक बधिर स्कूल में बच्चों की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्कूल का एक कर्मी मुक बधिर बच्चों को डरा धमकाकर मारपीट कर रहा और इस वीडियो के सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए। बागेश्वरी मुक बधिर स्कूल में लगभग 50 बच्चे रहते हैं। मामला जैसे ही सामने आया उसके बाद अभिभावक और स्थानीय लोगों में इसे लेकर नाराजगी और गुस्सा देखने को मिला। स्कूल प्रबंधन ने हालांकि दावा किया है कि वीडियो में दिख रहे संबंधित कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलें कि हाल ही में मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना क्षेत्र के नरौली स्थित बृहद आश्रय गृह के अंदर बने बालक छात्रावास से एक साथ 10 बच्चे लापता हो गए, जिनमें कई मुक बधिर बच्चे भी शामिल थे। इस घटना के बाद से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। विशेष टीम अब तक 6 बच्चों को बरामद कर चुकी है, जबकि 4 बच्चे अब भी लापता हैं। ऐसे में अब मुक बधिर विद्यालय में बच्चों की पिटाई का मामला सामने आने के बाद इंतजामों को लेकर, व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं का एक पूरा ब्यौरा ही पेश किया, साथ ही उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। संबित पात्रा ने यहां तक दावा किया कि राहुल गांधी ने बीते 22 साल में 54 बार विदेश की यात्रा की, जिसमें 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन यात्राओं में सरकारी यात्राएं शामिल नहीं हैं। बीजेपी ने सवाल खड़े किया कि राहुल की वित्तीय वर्ष 2013 और 14 से 2022-23 तक आमदनी केवल 11 करोड़ रुपए। पूछा गया कि उनके दौरों की आखिर फंडिंग किसकी तरफ से की गई। कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। एक सिंगल ट्रिप है 2015 का। 2015 में साउथ ईस्ट एशिया गए और साउथ ईस्ट एशिया में 4.5 करोड़ रुपया, 4.5 करोड़ रुपीज was spent by राहुल गांधी। और 2014-15 की जो उनकी आमदनी है, मतलब जो वार्षिक आमदनी थी, वो आमदनी थी 86.55 लाख। और बड़ी खबर इस वक्त देवास से आ रही है, जहां पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। पटाखा फैक्ट्री जिसमें जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। धमाके में 4 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर इस वक्त सामने आती हुई, कई लोग इसमें घायल हुए। इलाज इन घायलों का इस वक्त चलता हुआ। हालांकि पुलिस की टीम पूरे घटना को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है।
तो पटाखा फैक्ट्री जिसमें जोरदार धमाके की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज इस वक्त चलता हुआ। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 4, जिसमें पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। दूर तक इसकी आवाज लोगों को सुनाई दी। यहां से जो लोग जख्मी हुए थे उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और अस्पतालों तक पहुंचाया गया। तो ये वो तस्वीर है जहां पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर नजर आया। नीट पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा सामने है, जो सूत्र जानकारी दे रहे आरोपियों और अभ्यर्थियों के बीच 10 लाख की मनी ट्रेल का खुलासा जो है वो इस वक्त सामने है। पेपर से पहले 30,000 रुपए एडवांस लिए गए। ऑनलाइन पेमेंट के सबूत भी सामने आ चुके हैं। मॉक पेपर के 180 में से 150 सवाल मैच करने का दावा किया गया। आरोपियों से सीबीआई की टीम इस वक्त पूछताछ में लगातार जुटी हुई है और जो खुलासा है वो चौंकाने वाला। अभी तक की जांच में आरोपियों और अभ्यर्थियों के बीच 10 लाख की मनी ट्रेल का खुलासा सामने आ चुका है और आरोपियों ने छात्रों को दावा किया था कि असली परीक्षा के 180 में से करीब 150 सवाल उनके दिए हुए मॉक पेपर से मैच करेंगे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पेपर मैच होने की पुष्टि से पहले 30,000 रुपए एडवांस में लिए जाने के भी सबूत मिल चुके हैं, जिसकी ऑनलाइन पेमेंट की गई। सीबीआई जांच में यह भी बात सामने आया कि नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से पर्सनल कांटेक्ट और क्लोज्ड कम्युनिकेशन चैनल के जरिए यह संचालित हो रहा था। पूरा खेल आरोपी यश पर लीक पेपर जयपुर निवासी आरोपी दिनेश को बेचने का आरोप है। जांच में यह भी बात सामने आई कि दिनेश का बेटा जो खुद नीट अभ्यर्थी है, कथित तौर पर पहले से पेपर आने की जानकारी रखता था। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि दिनेश के बेटे ने संभावित लाभार्थियों को जोड़ने और पैसे रिकवर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। सीबीआई एविडेंस, बैंक ट्रांजैक्शंस, व्हाट्सएप चैट और कम्युनिकेशन ट्रेल की जांच में इस वक्त जुटी हुई है। तो 3 मई को देश भर में नीट की परीक्षा हुई, जिसका पेपर लीक हो गया और पुष्टि होने के बाद एनटीए ने 12 मई को परीक्षा को रद्द कर दिया। नासिक, केरलम, जयपुर और सीकर से होते हुए इस पूरे पेपर लीक के तार आखिरकार बिहार से आकर जुड़ गए, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार में भी इसे लेकर हड़कंप मचा। पुलिस कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी करती नजर आई। संदिग्ध की तलाश शुरू हुई। नीट के दुश्मन का बिहार कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस ने अब तक इस पूरे प्रकरण में कई जगहों से 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सबसे ज्यादा नालंदा से हैं। इस कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू, जो इस वक्त बताया जाता है कि नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज का ही छात्र है और फिलहाल फरार है। पुलिस ने हॉस्टल में उसके कमरे की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ। एक दूसरा आरोपी अवधेश, जो पहले से पुलिस के गिरफ्त में है, पुलिस ने इसके कमरे की भी तलाशी ली है और इसके अलावा पुलिस कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी में जुटी है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए का एक्शन देखने को मिला है। 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें एनआईए ने 7,500 पन्नों की चार्जशीट को दाखिल किया। पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई ये चार्जशीट और ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर और पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स बताए गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लाल किला ब्लास्ट यानी कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस मामले की तफ्तीश के बाद चार्जशीट दायर किया है। यह चार्जशीट दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया और यहां की एनआईए की विशेष कोर्ट में 5 आरोपियों को शरीर भी बकायदा लाया गया और इसके साथ साथ अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। यानी कि कुल 10 आरोपियों के खिलाफ यह चार्जशीट दायर किया गया है। इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा ये पटियाला हाउस कोर्ट है जहां पे आरोपियों को लाया गया और जिस तरह से आरोपियों की अगर बात करें तो चार्जशीट में 588 गवाहों का बयान दर्ज किया गया है, उसके बारे में जिक्र किया गया। 395 ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भी जिक्र है और 200 से ज्यादा महत्वपूर्ण सबूतों के बारे में भी
और उससे जुड़े हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी जिक्र है। 6 राज्यों में इस मामले में बाकायदा इन्वेस्टिगेशन किया। तकरीबन 7,500 पन्नों के बारे में जिक्र है। 7,500 पन्नों का यह चार्जशीट है और जिस तरह से बाकायदा आरोपियों के द्वारा किस तरह से AK-47 हथियार, किंगक्रूप राइफल, पिस्टल, हथियार किस तरह से जमा किया गया और किस तरह से DNA में डॉक्टर उमर बुन नबी की जो पहचान मुख्य हमलावर के तौर पे की गई, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। और जिस तरह से बात किया जाए जांच एजेंसी NIA के द्वारा इस बात का भी जिक्र किया गया किस तरह से अलग अलग राज्यों में एक बड़े मॉड्यूल के तहत एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की एक साजिश रची जा रही थी। और इस मामले में यह भी सामने आया है कि 6 राज्यों में पूरे मॉड्यूल को तैयार करने का एक जिस तरह से तैयारी की जा रही थी उससे जुड़े हुए तमाम सबूतों के बारे में भी कोर्ट को बताया गया। हालांकि जिस तरह से इस मामले में जांच एजेंसी NIA और अलग अलग पुलिस एजेंसी की भी बाकायदा जो मदद ली गई उसके बारे में भी जिक्र है और कह सकते हैं कि इस मामले में हालांकि तफ्तीश की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। 10 आरोपियों के खिलाफ इस मामले में अभी चार्जशीट दायर किया गया है और एक आरोपी जो खुद को बम ब्लास्ट के दौरान अपने आप को उड़ा लिया था उसके बारे में भी जिक्र है कि किस तरह से वो यहाँ पहुंचा, कौन कौन से आरोपी उसके मदद कर रहे थे, डॉक्टर शाहीन की भूमिका क्या रही थी उसके बारे में बताया गया था, डॉक्टर मुजम्मिल की भूमिका इस मामले में सामने आई थी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये मॉड्यूल के बारे में जिस तरह से अभी तफ्तीश कर रही है जांच एजेंसी NIA उससे जुड़े हुए कई जो खुलासे आने वाले दिनों में और भी देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल देव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर स्थित 8वीं वाहिनी NDRF परिसर में आयोजित राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने निशान परेड का निरीक्षण किया और जवानों की सलामी ली और NDRF को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया। इस समारोह में शाह ने NDRF के आपदा राहत कार्यों की सराहना की जिसे सुरक्षा बलों के लिए गौरव का प्रतीक माना जाता है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदा आई हो या आने की आशंका हो, NDRF की टीम को देख लोगों में उम्मीद जरूर जग जाती है। सेवा सदैव सर्वत्र इस घोष वाक्य के साथ वाहन से परिनिरीक्षण के लिए अग्रसर होते हुए आज का यह क्षण आपदा सेवा सदैव सर्वत्र इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए NDRF के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित किया है। देश भर में कहीं आपदा आई हो या आपदा आने वाली हो, जब NDRF के ड्रेस में NDRF के जवान वहां पहुंचते हैं, देश की जनता राहत की सांस लेती है कि अब हमारा बचाव हो जाएगा, वो सुनिश्चित मानकर चलते हैं। उड़ान योजना के तहत शुरू किया गया दरभंगा एयरपोर्ट आज सबसे सफल हवाई अड्डे में से एक है और इस हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF को सौंपी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, JTU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अलावा NDA के सभी नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद संजय झा ने कहा कि इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने और विद्यापति के नाम पर रखने की मांग रखी गई। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वादा किया कि आज बिहार में जितनी एयर कनेक्टिविटी है, आने वाले वक्त में इसे 10 गुना करना है और अगले 5 साल में बिहार के 4 से 5 करोड़ हवाई यात्राएं लोग कर पाएंगे। दरभंगा ही एक ऐसा एयरपोर्ट इमर्ज किया जो शायद उड़ान स्कीम का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट अगर कोई है तो दरभंगा एयरपोर्ट। और आज CISF को यहाँ की सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। मैं 2 बात जरूर आग्रह करूंगा। एक कि जो 90 एकड़ जमीन दे दिया गया है तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि इसका टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, अब जब बन रहा है उद्घाटन से पहले ही अगर ये तय हो जाए तो उसके इमिग्रेशन से लेके जो सारा इशूज है उससे पहले अगर फिक्स हो जाएगा तो बाद में ये समस्या नहीं हो और बाबा विद्यापति मिथिला के हर एक घर में बसते हैं। तो मैं तो आज यही निवेदन और आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप मिथिला के पावन धरती पर आए हैं, आपके आगमन से
मिथिला वासियों में बहुत खुशी है, क्योंकि एक नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स बिहार को मिला है आपके नेतृत्व में, और आपके नेतृत्व में पूरा बिहार का भी और मिथिला का भी विकास होगा, ये सब हम लोग मानते हैं और आपके साथ हम सब लोग खड़े हैं। मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में ये जरूर आश्वस्त करता हूँ, एयर कनेक्टिविटी को आज जितना है इसके 10 गुना अधिक और बड़ा करना है साथ। और इसलिए मैंने कहा कि जहां 2005 में 2.5 लाख लोग मात्र बिहार में एयर ट्रैफिक से यात्रा करते थे, आज लगभग 50 लाख से अधिक लोग एयर ट्रैफिक से यात्रा कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि अगले 5 वर्षों में ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है कि बिहार के लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार में हवाई यात्रा कर सके। और बड़ी खबर, विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे से जुड़ी हुई उपचुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार सोनू कुमार राय ने जीत हासिल कर ली है। जीत की घोषणा होते ही समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव 2025 में राधाचरण सेठ के संदेश से विधायक बनने के बाद से यह सीट खाली हो गई थी और इस सीट को एनडीए के कब्जे में रखने के लिए उनके बेटे कन्हैया प्रसाद को जेडीयू ने चुनावी मैदान में उतारा, जबकि महागठबंधन की तरफ से कन्हैया को टक्कर देने के लिए सोनू कुमार चुनावी मैदान में उतरे। 12 मई को इस सीट के लिए उपचुनाव हुआ था। दोनों के बीच काफी दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा था। चुनाव जीत चुके हैं, पहले भी जीत चुके थे। कुछ लोगों में कंफ्यूजन थी कि चुनाव हम लोग हारेंगे, लेकिन हम लोग पहले से ही मन बल तन धन सबसे लगे हुए थे और लग रहा था कि हमारी जीत होगी और हम लोग की जीत हो गई। ऐसा प्रत्याशी जिसके देखिए सारे लोगों का बात हुआ, फलाना ढिकाना, लालदास चाचा के कोई नाम लेते रहे, सोनू राय से कोई के नाम लेते रहे, शाहाबाद के कैसन परिवार जेकर कोनो जोड़ा ना रहे, ई तो वही दिन फेंका गुरन जहिया टिकट मिल रहे इनका, खाली हमन के नौजवान के मेहनत करे के रहे। सोनू भैया का टिकट मिला था उसी दिन हम लोग निश्चित जीत था और हम लोग जब क्षेत्र में घूमते थे हम बिहिया प्रखंड का ऊपर में गए, पूरा हम प्रखंड घूमने का काम किए, शाहपुर और बिहिया, हम लोग दोनों प्रखंड में काफी वोट बहुमत से हम लोग को मिल रहा था, समर्थन मिल रहा था कि सोनू भैया को हम लोग चुनाव जिताएंगे। और दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हो चुकी है और ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक की शुरुआत के वक्त ही एस जयशंकर ने सभी देशों के प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे समय में मुलाकात कर रहे हैं जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काफी उथल पुथल मची हुई है। तो ईरान, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, यूएई, क्यूबा, मालदीव, उज्बेकिस्तान, ये तमाम वो देश जो इस वक्त मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी की तस्वीरें मुलाकात करते हुए एस जयशंकर आपको नजर आए होंगे। वहीं ईरान अमेरिका युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहली बार भारत पहुंचे हैं, जहां वे ब्रिक्स देश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और इस दौरे को ऊर्जा के सुरक्षा के क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा की बात हो, चाबहार पोर्ट हो, होर्मुज स्ट्रेट हो और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। उनकी अलग अलग देशों के विदेश मंत्रियों से व्यापार, ऊर्जा, रणनीतिक साझेदारी पर गंभीर बातचीत हुई। और बड़ी खबर दिल्ली से एक बार फिर से चलती बस में गैंगरेप की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने 2012 में हुए निर्भया हत्याकांड की याद एक बार जैसे फिर से ताजा कर दी हो। रानीबाग इलाके में एक निजी बस में महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दिल्ली की इस घटना ने बिहार तक को हिला दिया, क्योंकि इस घटना के तार सीधे सीधे बिहार से जुड़ गए। जिस निजी बस की तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इसी निजी बस में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है
वो बस बिहार की है, जिसके नंबर प्लेट को भी आप देख पा रहे होंगे। गोपालगंज में ये बस रजिस्टर्ड है। ये बस रॉयल ट्रेवल्स एंड कार्गो कंपनी के लिए चलती थी। बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर आरोप है, महिला जब सोमवार की रात काम से लौट रही थी तभी सरस्वती विहार बस स्टैंड पर इस बस में महिला को अंदर खींच लिया गया और चलती बस में उसके साथ गैंगरेप किया गया। महिला का आरोप यह भी कि उसे रानीबाग से नांगलोई तक ले जाया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर बस को जब्त कर लिया है, जिसके बाद जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक ये बस गोपालगंज में रजिस्टर्ड है। तो दिल्ली में जिस निजी बस में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई, उस बस के बारे में बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आई। हमारी टीम ने इस बस के बारे में गोपालगंज आरटीओ ऑफिस से जानकारी जुटाई, जिसमें कई खुलासे सामने हैं। इस बस के बारे में आपको पूरी जानकारी हम दिखा रहे हैं, जिसमें बस का रजिस्ट्रेशन नंबर BR28P3941 है, जो बिहार के गोपालगंज में रजिस्टर्ड है। बस का मालिक हैप्पी मल्होत्रा बताया गया, जिसका पता रामपुर सुदौवा सिद्धवलिया है। घटना कहां हुई, इसकी जानकारी भी आपके सामने। कार्रवाई के तौर पर बस का ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पड़ताल में यह भी बात सामने आई कि बस पर जो इंश्योरेंस बस का कराया गया था वो फेल हो चुका था, प्रदूषण फेल था, साथ ही साथ ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड के कई मामले में 4 लाख रुपए का जुर्माना इस पर लगा हुआ था। 3 लाख का जुर्माना अभी बाकी है। इसी वजह से इस बस को जब्त भी किया गया था और बस को चलाने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद सड़कों पर यह फर्राटा भर रही थी। बस कैसे चल रही थी, यह भी एक बड़ा सवाल और अब ये जांच के दायरे में। अगली खबर भागलपुर से, जहां जल्द ही विक्रमशिला सेतु पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकती है। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम भागलपुर पहुंच चुकी है। आज से सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त करने में बीआरओ की टीम जुट गई है और क्षतिग्रस्त हिस्से पर 49 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा बेली ब्रिज बनाया जाएगा, जिस पर शुरुआत में छोटी वाहनों की आवाजाही हो पाएगी। विक्रमशिला सेतु पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा।